हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनी दावंदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना। और हाइट एंड डिस्टेंस के हम लोगों ने कितने पार्ट पढ़ लिए थे? 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन है, ठीक है। और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बात करें या फिर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो केवल और केवल हम कौन से ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा? सर, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होगा जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। और इसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का, ठीक है। और हम लोगों ने 2 पार्ट्स पढ़ लिए थे। तो जिन बच्चों ने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी है, पहले वो क्लासेस देख लीजिए। उसमें आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोग पार्ट 3 देख लीजिए, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ये एंगल है, ये एंगल बी और ये वाला एंगल सी। और मैंने आपको यही बताया था कि एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी उसे हम लोग क्या नाम देंगे? स्मॉल है। एंगल बी के सामने वाली साइड को हम लोग क्या नाम देंगे? स्मॉल बी। और एंगल सी के सामने वाली साइड को हम लोग क्या नाम देंगे? स्मॉल सी, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात कर ली थी कि 2 बातें करी थी। एक तो हमने बात करी थी 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। एक केस तो ये पढ़ा था। और सेकेंड केस में क्या बात करी थी? सेकेंड वाले केस में हम लोगों ने देखा था 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। ये 2 केस के बारे में हम लोगों ने बातें करी थी। तो जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है पहले वहाँ जाके अपनी क्लास देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी थी? सर, हम लोगों ने बात करी थी, देखो साइड्स वाला तो हमने देखा ही था। और फिर हम लोगों ने बात करी थी कि नीचे मान लीजिए 2 एंगल्स बने हुए दिख जाए। एक तो ये वाला एंगल दिख जाए 30 डिग्री और ये वाला एंगल दिख जाए आपको 60 डिग्री। और मैंने ये भी बताया था, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट ए दिया हुआ है और अगर इस पॉइंट को हम धीरे धीरे टूवर्ड्स द टावर लाते हैं, ये कोई भी एक टावर दी हुई है और टावर की हाइट दी गई है हमें एच, ठीक है ना। जैसे जैसे हम टावर की तरफ किसी पॉइंट को लेकर आते रहेंगे तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाई दे रहा है ये क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। जैसे अभी 30 डिग्री, इसके जस्ट पास में लेके आएंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। फिर और ज़्यादा नज़दीक लाओगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। और फिर हमने इसका रेशियो भी निकाला था। बताओ, यहाँ से यहाँ तक रेशियो कितना होता है? ये वाला 1 होता है और ये आगे वाला रेशियो कितना होता है? 2 होता है। मतलब 30 और 60 डिग्री आएगा तो रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1:2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने बातें करी थी क्या कि अगर मान लीजिए ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री और ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। अब बताइए, अब रेशियो कितना होगा? ये वाली हाइट h मान ली। अब बताइए रेशियो कितना होगा? ये वाला रेशियो हो जाएगा 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस कितनी होगी? ये हो जाएगी √3 - 1, ठीक है ना। कब? जब ये एंगल कितने होंगे? 30 डिग्री और 45 डिग्री। मतलब रेशियो हो जाएगा आपका 1:√3 - 1, ठीक है। और थर्ड वाला केस हमने इसी में देखा था। और क्या देखा था? थर्ड वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि सर अगर मान लीजिए ये वाला एंगल बना दिया जाए 45 डिग्री और ये वाला एंगल बना दिया जाए 60 डिग्री, ठीक है। अभी रेशियो बताओ कितना होगा? अभी भी रेशियो वही रहेगा, सेम 1:√3 - 1, ठीक है ना। इन 3 केस के अलावा और कोई भी केस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? √3 - 1, ठीक है। अब देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन किए थे हमने रेशियो से ही कर लिए थे कंप्लीट आपको, ठीक है ना। रेशियो से कर लिए थे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो फिर मैंने आपको सेकंड पार्ट में ये भी बताया था कि इस वाले डायग्राम को मॉडिफाई करके हम लोग कैसे कैसे और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए ये वाली जो लाइन है एडी वाली लाइन को अगर हम इस टावर के अपोजिट साइड में ले जाएं, अभी तो इस तरफ बनी हुई है, अगर हम इसको अपोजिट साइड में ले जाएंगे मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ये टावर की हाइट दी हुई है h, यहाँ पे ये वाला एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री, ठीक है। अभी हमने क्या किया, ये जो एडी वाली साइड है इस एडी वाली साइड को उठा के इधर ले गए, ठीक है, ये ए डी। और अभी एंगल वही रखा हमने 60 डिग्री। अब बताओ रेशियो कितना होगा? यहाँ देखो ये टोटल, अगर मैं इसको ओ नाम देता हूँ तो ओ से लेकर ए तक 1 + 2 कितना था? 3। मतलब ओ से लेकर ए तक कितना था? 3। और यहाँ इस तरफ ये वाला रेशियो ओ से लेकर डी तक कितना था? 1। तो ओ से लेकर डी तक कितना हो जाएगा? 1। तब रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। तो इस टाइप से हमने इस डायग्राम को मॉडिफाई किया था, ठीक है ना। अलग अलग टाइप से बनाया था। सेकंड पार्ट में आप लोग देख लेना, ठीक है। अब आज मैं आपको इसी डायग्राम पर बेस्ड, ये जो नीचे एंगल्स दिखाई दे रहे हैं ना,
दो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पर ही बेस्ड एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वो रिजल्ट भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में वो रिजल्ट भी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। एक और चीज़ मुझे छोटी सी बता दीजिए, फिर हम इस वाली चीज़ को पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या कि मान लीजिए कोई भी एक टावर दी हुई है और उसकी हाइट दे रखी है h, ठीक है, और नीचे यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पर O मान लिया, इसको हमने A नाम दे दिया और इसको हमने B नाम दे दिया। O से लेकर A तक की डिस्टेंस मान ली स्मॉल है, फिर O से लेकर B तक की डिस्टेंस मान ली स्मॉल b, और हमने कहा कि ये जो दो एंगल है ना, एंगल B और एंगल A, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक कोण है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैंने बताया था कि दो एंगल्स का समेशन कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये वाली कंडीशन पढ़ी थी हम लोगों ने कि अगर ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो मुझे बताओ एच ए बी क्या रिलेशन होता है। हम हाइट कैसे निकालेंगे, सर हाइट आपने बताया था एच इक्वल क्या होता है, अंडर रूट ए बी, ठीक है। पूरा प्रूफ करवाया था इस वाली चीज़ का, ठीक है। तो इस वाले रिजल्ट को भी आप लोग डायरेक्ट याद रखोगे, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं, ये जो नीचे दो एंगल्स बने हुए हैं ना, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री फिर 60 डिग्री 45 डिग्री, ये जो दो एंगल्स बने हुए हैं इनको हम लोग एक और डायग्राम में पढ़ते हैं, ठीक है ना। कैसे पढ़ते हैं उसको भी ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन हो सकता है, देखिए आज की क्लास का ये पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देखो मान लिया ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है θ1, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है θ2, ठीक है, और इस टावर की जो हाइट दी गई है हमें वो h दी गई है, ठीक है, और इसको हमने O नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया और इसको B नाम दे दिया, ठीक है। और A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है उसे हमने नाम दे दिया D। अब यहां से हमसे एग्जाम में डी एच और θ1 θ2 में रिलेशन पूछता है, ठीक है ना, कि डी एच θ1 एंड θ2, ठीक है ना, इनके बीच में एक रिलेशन पूछता है कि इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। हम डी की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे, तो इनके बीच में हम लोग एक रिलेशन निकालने जा रहे हैं। क्या क्या, देखो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखना है, इसका रिलेशन निकल के आता है, ये जो d होता है d इक्वल h इंटू कॉट θ1 माइनस कॉट θ2, ठीक है। ये एक रिजल्ट निकल के आता है, d इक्वल क्या आता है, h इंटू कॉट θ1 माइनस कॉट θ2। इसको डायरेक्ट याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, d इक्वल एच इंटू कॉट θ1 माइनस का कॉट θ2। वैसे तो हम लोग रेशियो से बना लेंगे क्वेश्चन को, लेकिन कई बार मान लो इस फॉर्म में दे दिया जाए कि आपको d बोल दिया जाए और h बोल दिया जाए, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो d इक्वल क्या होगा, h इंटू कॉट θ1 माइनस का कॉट θ2। ध्यान रखना θ1 बताओ ये वाला एंगल छोटा होगा या फिर θ2 वाला एंगल छोटा होगा। तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द टावर आओगे तो एंगल की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। मतलब θ1 तो हो जाएगा हमारे पास में स्मॉल एंगल, छोटा वाला एंगल, ठीक है, और θ2 हो जाएगा हमारे पास में बिग एंगल, बड़ा एंगल, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारे पास में छोटा कोण और ये वाला हो जाएगा हमारे पास में बड़ा कोण, ठीक है, θ2। जैसे जैसे आप पास आते जाओगे तो ये एंगल क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। मतलब हमारे पास में एक रिलेशन निकल के आएगा, d इक्वल एच इंटू कॉट θ1 माइनस का कॉट θ2। अब ये निकल के कहाँ से आएगा उसको भी समझ लीजिए, ठीक है ना, कि कैसे आएगा ये वाला फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक O से लेकर A तक की डिस्टेंस को मान लीजिए A, और O से लेकर B तक की डिस्टेंस को मान लीजिए B। अब हमें D की वैल्यू निकालनी, तो D की वैल्यू कितनी आएगी, हमें तो A से लेकर B तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप लोग क्या करोगे, O से लेकर B तक की डिस्टेंस में से माइनस कर दोगे O से लेकर A तक की डिस्टेंस को, यहाँ तक की डिस्टेंस को माइनस कर दो टोटल में से, तो हमारे पास A से लेकर B तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सर D बराबर कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है B और माइनस क्या कर दो A, तो D इक्वल क्या आ जाएगा B माइनस A।
अब डी की वैल्यू आएगी बी माइनस ए, तो अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी सिखाया था, देखो कि कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये थीटा एंगल है, थीटा के सामने वाला जो भी एंगल होगा उसके सामने वाले को हम लोग क्या नाम देंगे, परपेंडिकुलर, या फिर क्या कहेंगे, लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्व। बाकी बचा हुआ ये क्या कहलाएगा आपका, आधार, मतलब कि बेस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉट थीटा हमेशा और हमेशा टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा होगा। लास्ट वाली क्लास में देख लेना, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कर दो, मतलब आधार बटा लंब, मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो लास्ट वाली क्लास देख लेना, ठीक है ना। ये होता है कॉट थीटा हमारे पास में। अब यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ ओ ए बी एंड सी, नाम दे दीजिए इसको, ठीक है। हमने सी नाम दे दिया। अगर मान लीजिए पहले हम बात करते हैं ओ ए सी इन ट्राइंगल, हम लोग बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ ए सी, इसकी बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कॉट थीटा टू, कॉट थीटा टू ही तो होगा, कॉट थीटा टू कितना आएगा, तो आप लोग कहोगे कि सर एंगल के सामने वाली जो साइड होगी ना वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, या फिर इसे हम लोग क्या नाम देंगे, लंब। ये तो लंब हो गया। और ये जो नीचे वाली साइड होगी ये क्या कहलाएगी आपकी, बेस, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आधार, ठीक है। और अभी अभी हमने देखा कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब। अब आधार तो कितना हो गया, ए, ठीक है, और लंब कितना हो गया, एच। हमने इसको नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाइए आप इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ओ बी सी की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इन ट्राइंगल ओ बी सी, इसकी हम लोग बात करें तो इसमें क्या लिखोगे, कॉट थीटा वन, ठीक है, कॉट थीटा वन। अब हम इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, देखो सी ओ बी की, बड़े वाले की, कॉट थीटा वन। देखो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर या फिर लंब। और नीचे वाली साइड इस बार है ना, आधार आपकी ये बन जाएगी बी, क्योंकि कंप्लीट डिस्टेंस लेनी है ना, तो ये क्या बन जाएगा, आधार, या फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, बेस, ठीक है ना, इसको बेस नाम दे देंगे। तो कॉट थीटा वन कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा हमारे पास में आधार बटा लंब, ठीक है ना। आधार कितना लिखा हुआ है, सर आधार लिखा हुआ है बी, और इसका परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, एच। ये लीजिए सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। अब हमें बताओ, हमें डी की वैल्यू निकालनी है, डी बराबर बी माइनस ए निकालना है। तो बी माइनस ए, पहले यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू कितनी आने वाली है, सर ए की वैल्यू आ जाएगी एच कॉट थीटा टू। और यहाँ से देखो, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी, सर यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी एच कॉट थीटा वन, ठीक है ना, ये आ जाएगी। अब हमें बी माइनस ए निकालना है, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, इस वाले में से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी सर हमारे पास में एच कॉट थीटा वन माइनस एच कॉट थीटा टू। तो यहाँ से देखो हम लोग एच कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप लोग एच कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में कॉट थीटा वन माइनस का कॉट थीटा टू। तो हमारे पास में एक रिलेशन निकल के आ गया कि सर हम डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डी बराबर होता है हमारे पास में एच इंटू कॉट थीटा वन माइनस का कॉट थीटा टू। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको डायरेक्ट याद रखना आप लोग। एग्जाम में कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए नीचे वाली डी और इस एच में क्या रिलेशन होगा। तो आप लोग कैसे याद रखोगे, सर डी बराबर क्या होता है एच इंटू कॉट थीटा वन माइनस का कॉट थीटा टू, ठीक है। ध्यान रखना इस वाली चीज़ को भी, ठीक है। बताओ फटाफट से जल्दी से याद रखोगे क्या। एक चीज़ और बता देता हूँ, आप इसको भी डायरेक्ट याद रखना। मान लीजिए ये आपको एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है, और ये दिया हुआ है हाइट एच, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली डिस्टेंस आएगी वो आएगी आपकी एच कॉट थीटा, डायरेक्ट याद रखना। ये क्या आएगी आपकी एच कॉट थीटा। कैसे आएगी देखो, कॉट थीटा बराबर, अभी अभी मैंने बताया था आपको कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, आधार बटा लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप मुझे बताओ कॉट थीटा इक्वल बेस तो कितना हो गया, सर बेस तो हम इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक है ना, ये बेस हो गया आपका, इसको हमने नाम दे दिया डी, अपॉन परपेंडिकुलर कितना है एच। तो यहाँ से मुझे बताइए डी बराबर
ये कॉट थीटा उधर चला जाएगा, तो डी बराबर कितना आने वाला है, एच कॉट थीटा। ठीक है ना, आप इसको भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर ये एच दिया हुआ है और ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो नीचे वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एच कॉट थीटा। ठीक है ना, एच कॉट थीटा हो जाएगी। जैसे अभी अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था, जैसे देखिए इस वाले एंगल को क्या नाम दिया था, थीटा 1, और इस वाले एंगल को क्या नाम दिया था, थीटा 2। ये हमारे पास में हाइट कितनी थी, एच, है ना। अब आप मुझे बताओ डायरेक्ट ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी नीचे वाली बेस, तो आप लोग कहोगे सर ये आएगी एच कॉट थीटा 2, है ना, आएगी ना, ओ ए बी। अगर हम इस ओ ए बी में बात करेंगे तो ये वाली जो नीचे वाली डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, एच कॉट थीटा 2। ठीक है, अब हम ओ ए सी इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ओ ए सी की। ठीक है, तो मुझे बताओ ये एच लिखा हुआ है और इस बार एंगल कितना है, थीटा 1, तो आप मुझे बताओ ये नीचे वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, सर ये आएगी एच कॉट थीटा 1, आएगी ना, एच कॉट थीटा 1। अब मुझे बताओ अगर बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब डी, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकालनी है, बी सी निकालनी है, तो आप मुझे बताओ कैसे निकालोगे, सर इस पूरी डिस्टेंस में से ए सी में से किसको माइनस करोगे, ए बी को। ए सी कितना है, एच कॉट थीटा 1 माइनस ए बी कितना है, एच कॉट थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ से h कॉमन ले लीजिए और हमारा आंसर कितना आने वाला है, कॉट थीटा 1 माइनस का कॉट थीटा 2। ठीक है, ये हमारे पास में क्या निकल कर आ जाएगा, d। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बस इसमें आपको ये वाली चीज़ डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। तो d बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस का कॉट थीटा 2। ठीक है ना, तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखना, d का मतलब तो क्या हो गया, नीचे वाली डिस्टेंस। ठीक है, और h का मतलब क्या हो गया, सर h का मतलब हो गया हाइट। ठीक है, हाइट हो गई है, टावर की हाइट हो गई। थीटा 1 क्या हो गया, सर थीटा 1 हो गया छोटा वाला कोण, छोटा एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में स्मॉल एंगल, और ये क्या हो गया हमारे पास में, थीटा 2 क्या हो गया, बिग एंगल। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में हो जाएगा बड़ा कोण। तो बताइए फटाफट से, क्या आप लोग ये वाला रिलेशन याद रखोगे क्या डायरेक्ट, d बराबर क्या होता है, h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस का कॉट थीटा 2। ठीक है, कहीं यूज लेने की जरूरत नहीं है इसको, केवल और केवल अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ पे h बना के दे दिया जाए, यहाँ पे d बना के दे दिया जाए, यहाँ पे एंगल थीटा 1 यूज कर ले, यहाँ पे एंगल थीटा 2 यूज कर ले, तभी और तभी आपको ये वाली चीज डायरेक्ट याद रखनी है कि d बराबर क्या होता है, h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस का कॉट थीटा 2। बताइए फटाक से, जल्दी से याद रखोगे क्या इसको। ठीक है सर, आ जाइए। फिर मैंने क्या बताया, मान लीजिए ये वाली हाइट दी हुई है h और ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा, तो आप इसको भी डायरेक्ट याद रखोगे कि नीचे वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, h कॉट थीटा, क्या हो जाएगी, h कॉट थीटा। ठीक है, ध्यान रखोगे इस वाली चीज को भी। देखिए एक और चीज समझाते हैं आपको, मान लीजिए हमारे पास में दो टावर दी हुई है, एक टावर A और एक दूसरी टावर B। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया था क्या, कि एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर बात करेंगे, उन्नयन कोण की बात करेंगे, देखो दो एंगल बताए थे, एक तो बताया था मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे तो आप मुझे बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कहाँ से कहाँ पे बनता है, नीचे से ऊपर बनेगा या ऊपर से नीचे बनेगा। तो आप लोग कहोगे सर जब हम नीचे खड़े होकर किसी चीज को ऊपर की तरफ देखेंगे, जैसे मान लीजिए मीनार है ना, और मीनार को हम ऐसे ऊपर देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, मतलब ये वाला एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। और दूसरा एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण बोलते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर बात करेंगे तो ये कैसे बनेगा, मान लीजिए अगर आप किसी मीनार के ऊपर खड़े हो गए और मीनार के ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देख रहे हो, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, तब ये वाला एंगल बनेगा, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है टॉप टू बॉटम। ये वाली चीजें मैंने आपको बता दी थी ना, टॉप टू बॉटम बनता है। तो ये दो एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। अब मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए एक मीनार है, एक टावर है ए और दूसरी टावर है बी, अगर आपसे कहा जाए, ध्यान से सुनना, कि टावर ए के टॉप का, टावर ए का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरे टावर बी के टॉप से, जो दूसरा टावर है ना उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। देखो ध्यान से सुनिए फिर से मेरी बात को, टावर ए का टॉप और टावर बी का टॉप, आपसे कहा जाए यदि टावर ए के टॉप से, मतलब जो टावर ए है उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है इसके टॉप पर,
इसका मतलब ये हुआ जो दूसरी वाली टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे, नीचे से ऊपर की तरफ ही तो जाओगे। इसका मतलब ये हुआ दूसरी वाली जो टावर है उसकी हाइट ज्यादा होगी, है ना, उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर आपसे कहा गया है कि टावर ए के टॉप से दूसरी टावर बी के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मतलब ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो दूसरी टावर होगी ना उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर आपसे ये कहा जाता कि ये ए टावर है और ये दूसरी बी टावर है, ठीक है, ये ए टावर हो गई और दूसरी बी, अब कहा जाए कि टावर ए का जो टॉप है वो दूसरी टावर बी के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। डिप्रेशन का मतलब इस बार एंगल क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनेगा, यहाँ से तो बनेगा नहीं, यहाँ से बनेगा, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो दूसरी वाली हाइट होगी, दूसरी वाली टावर की जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास में छोटी हो जाएगी और पहले वाली जो हाइट होगी वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए बात को, अगर आपसे कहा जाए कि पहली वाली टावर के टॉप से दूसरी वाली टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जाता है, इसका मतलब दूसरी वाली टावर की हाइट ज्यादा होगी और पहली वाली टावर के टॉप से दूसरे वाली टावर के टॉप पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अब नमन कौन बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में, हाइट ऑफ ए दूसरी वाली की हाइट से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ध्यान रखना इस वाली चीज को, ठीक है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो दूसरी टावर की हाइट ज्यादा होगी, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो पहली वाली की हाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। कई बार डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है तो दूसरी टावर की जो हाइट होगी वो ज्यादा होगी और पहली टावर से दूसरी टावर के टॉप पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इसका मतलब पहली टावर की हाइट ज्यादा और दूसरी टावर की हाइट कम होगी, ठीक है। बताइए फटाफट से यहाँ तक की चीजें क्लियर है क्या, ठीक है। चले हम आगे आ जाइए, अभी कोई कॉन्सेप्ट समझाना होगा उसके लिए मैंने ये स्लाइड छोड़ रखी है, तो आ जाइए आज हम लोग क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उसकी शुरुआत करते हैं। हमसे कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर सिचुएटेड परपेंडिकुलर ऑन ए प्लेन इज ऑब्जर्व्ड एज 60 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट P, ठीक है, ऑन द सेम प्लेन। अब हमसे क्या कहा गया, देखिए यहाँ एक टावर बनाई हुई है और उसी प्लेन में एक पॉइंट P प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखो यहाँ पे कहा गया ना 60 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट, कौन सा एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। P पॉइंट से इसके टॉप पर यहाँ पे मान लीजिए ना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, सर यहाँ पे बन रहा है हमारे पास में 60 डिग्री, ठीक है। फिर क्या कहा गया, फ्रॉम अनदर पॉइंट Q 10 मीटर वर्टिकली अबव द पॉइंट P, ठीक है ना। एक पॉइंट Q है जो कि ठीक 10 मीटर वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर स्थित है, किसके ऊपर स्थित है, पॉइंट P के। तो ये लीजिए यहां से जस्ट वर्टिकल ऊपर यहाँ पे Q पॉइंट है और कितने मीटर की दूरी पर है, सर यहाँ से P पॉइंट से वो 10 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है सर। फिर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, कहाँ से, Q पॉइंट से। बताओ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो ऊपर तो बनेगा नहीं, नीचे, और वो भी कहाँ पे बनाया जा रहा है, फुट पे। किसके फुट पे, जो टावर है ना उसके फुट पे बनाया जा रहा है, आधार पर, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो ये वाला एंगल तो बनेगा नहीं, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये वर्टिकल साइड के साथ में हो गया। मैंने आपसे क्या बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही किसके साथ बनेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है। तो ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे ना, देखो यहाँ से ये आपको उल्टा जेड, यहाँ पे जेड दिखाई दे रहा है, ऐसा जेड दिखाई दे रहा है ना, ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो बताओ ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है सर। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ था 30 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना लिख दिया मैंने, 30 डिग्री। हमसे पूछा गया है द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इसकी हाइट बतानी है, इस टावर की हाइट, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस वाली चीज को। पी क्यू हो गया। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो पी क्यू, इसको नाम दे दो आर और इसको नाम दे दीजिए एस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
पी क्यू आर वाले ट्रायंगल में, जो पी क्यू आर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, उसकी बात करते हैं। मुझे बताओ ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? सर ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है? 10 मीटर। तो आप मुझे बताओ 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी? तो आप लोग कहोगे सर 60 के सामने वाली साइड बड़ी होगी, और बड़ा करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? √3 से, मतलब 10√3 हो जाएगी। ठीक है सर, ये 10√3 हो गया। अब बात हो गई पी क्यू आर की, जिसमें एंगल था 30 डिग्री। अब हम बात करते हैं इस वाले एंगल की, जिसमें एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो बात कर लेते हैं पी एस आर की, है ना। इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं पी एस आर। अब मुझे बताओ ये एंगल 60 डिग्री है, तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब बताओ क्या 30 डिग्री के सामने वाली साइड पता है क्या? हाँ सर, कितनी है? 10√3। तो आप मुझे बता सकते हो कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी? जी सर, बड़ी होगी। 60 डिग्री के सामने वाली साइड बड़ी होगी, और बड़ा करने के लिए देखो 30 डिग्री के सामने वाली साइड दे रखी है 10√3, तो 10√3, लेकिन हमें इसमें √3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि बड़ा करने के लिए √3 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। बताओ √3 × √3 कितना? 3, और 3 × 10 कितना हो जाएगा? 30 मीटर। इसका मतलब ये जो हाइट होगी, ये वाली हाइट कितने आने वाली है? 30 मीटर। कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारे पास में? बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बस आप लोगों को क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनते ही आपका आंसर आ जाएगा। बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए, समझ में आ गया ना? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं आया समझ में, एक बार आप लोग बैठ जाके देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया था यार हमने, है ना। ये वाला जो सॉल्यूशन नंबर 2 है, ये तो हमने कर लिया था। पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पी था, यहाँ पे कोई भी एक एरोप्लेन उड़ रहा था, और यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ था? 60 डिग्री। और मैंने आपको बताया था ना, जब भी मान लीजिए इस विमान उड़ रहा है, अब ऊपर जैसे जाएगा वो ऐसे सीधा हो जाएगा, तो अब सीधा उड़ेगा इस टाइप से ना, ऐसे उड़ेगा वो। ठीक है, अब वो यहाँ पहुँच गया। अब वो 15 सेकंड के उड़ान के बाद, ठीक है, 15 सेकंड के बाद मान लीजिए वो यहाँ पहुँच गया। आफ्टर 15 सेकेंड्स वो यहाँ पे आ गया। अब 15 सेकंड के उड़ान के बाद ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया? 30 डिग्री, है ना। यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ये लीजिए सर, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, बताइए लास्ट वाली क्लास में करवाया था ना ये वाला क्वेश्चन, और आंसर भी शायद 200 मीटर पर सेकंड आया था। तो लास्ट वाली क्लास देख लेना। ऐसा एक और क्वेश्चन है यार, उसको कर लेते हैं पहले ना, इसी पीपीटी में दिया हुआ है, इसी स्लाइड्स में देख लेते हैं एक बार कौन सा क्वेश्चन है। हाँ ये, ठीक है, इसको कर लेते हैं एक बार, है ना। तो जिन बच्चों ने वो वाली क्लास नहीं ली है वो यहाँ पे समझ लेंगे, या फिर जिन्होंने ले ली उनका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमसे कहा गया प्रति एक बिंदु से विमान का उन्नयन कोण, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, ठीक है। ये ग्राउंड पे एक पॉइंट मान लिया, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। फिर क्या कहा गया हमसे? आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब अभी यहाँ पे था प्लेन, अभी प्लेन आपका यहाँ पे था। अब जैसे ही ये अब उड़ना स्टार्ट करेगा तो ऊपर तो जाएगा नहीं, ऐसे सीधा चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आफ्टर 15 सेकेंड्स, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको 15 सेकेंड्स लग गए, और 15 सेकेंड्स के बाद में उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब वो कितना हो गया? वो 30 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ से ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पहले 45 था, अब कितना हो गया सर? अब ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया? तो उसकी गति, मतलब उसकी स्पीड पूछी गई है, और ये भी दिया हुआ है द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2500 मीटर्स, ठीक है ना। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की उसकी हाइट दी गई है, और कितनी दी गई है सर? ये दिया हुआ है हमें 2500 मीटर्स, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी 2500 मीटर ही रहेगा, ये वाली हाइट थोड़ी ना चेंज होने वाली है, ये भी कितनी रहेगी? 2500 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको मैंने ओ नाम दे दिया, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी और इसको डी नाम दे दिया, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से देखिए हमें निकालनी है ओ से लेकर डी तक की डिस्टेंस। देखो टाइम तो दिया हुआ है, ओ से लेकर डी तक का टाइम दिया हुआ है। अगर डिस्टेंस आ जाएगी तो हम लोग स्पीड निकाल पाएंगे, क्योंकि स्पीड इक्वल क्या होता है सर? स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो सबसे पहले ओ से लेकर डी तक की डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल ओ
ए बी की, यहाँ तक की बात करते हैं। बता ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा सर, ये भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। चलो ठीक है, अब बता इस 45 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है 2500। तो आप मुझे बताओ क्या इस 45 के सामने वाली साइड भी यही होगी क्या 2500, लेकिन ए से लेकर बी तक की होगी, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। एंगल सेम है तो साइड भी क्या हो जाएगी आपकी सेम, मतलब 2500। ठीक है, यहाँ तक की चीज क्लियर है। अब आ जाइए बात करते हैं डी ए सी की, इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। इसमें ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब मुझे बताओ 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है 2500 मीटर, तो आप मुझे बताइए 60 डिग्री के सामने वाली साइड, इसका मतलब ए से लेकर सी तक ये कितनी होने वाली है। तो आप लोग कहोगे सर 30 के सामने वाली साइड है 2500 मीटर, तो 60 के सामने वाली साइड बड़ी होगी या छोटी होगी। तो आप लोग कहोगे सर बड़ी होगी, और बड़ा करने के लिए √3 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये 2500 है तो ये कितनी होने वाली है सर, ये होने वाली है 2500√3। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर। अब हमें तो B से लेकर C तक की डिस्टेंस चाहिए, तो आप मुझे बताओ अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस में से इस 2500 को माइनस कर दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी C से लेकर B तक। इसका मतलब सर BC की जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 2500√3 माइनस का 2500, है ना। इसमें से इसको माइनस कर दिया। आप मुझे बताओ अगर मैं 2500 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से कितना बचने वाला है सर, यहाँ से बचने वाला है √3 माइनस 1। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई मीटर में। चलो ठीक है, अब हमें B से लेकर C तक की डिस्टेंस ही चाहिए थी, क्योंकि O से लेकर D तक की डिस्टेंस और B से लेकर C तक की डिस्टेंस क्या दोनों इक्वल है क्या। जी सर इक्वल है ना। तो हमारे पास में डिस्टेंस तो आ गई, क्या टाइम भी दिया हुआ है क्या, हाँ सर 15 सेकेंड्स। तो यहाँ से स्पीड निकाल लीजिए, और जैसे ही स्पीड निकालोगे तो स्पीड डिस्टेंस तो कितनी आ गई 2500 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कर देना है आपको 15 से, है ना। 15 से कर दीजिए, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से 3 टाइम्स और 5 से 5 टाइम्स। इसका मतलब आंसर आने वाला है 500√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन ये किस में आएगा मीटर पर सेकंड में, है ना, मीटर पर सेकंड में आएगा। जबकि आंसर हमसे किस में पूछा गया है किलोमीटर पर आर में पूछा गया है। अब बताओ मुझे किलोमीटर पर आर को कैसे चेंज करेंगे। देखो जब हम लोग टाइम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तब तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, है ना, करते हैं ना। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करना है तो इसका उल्टा कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, है ना। किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करना है तो 18/5 से। कैसे आएगा देख लीजिए, किलोमीटर पर आर, है ना। अब आप मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो आप लोग कहोगे सर 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकेंड, तो आप लोग कहोगे सर 3600 सेकेंड, ठीक है ना, 3600 सेकेंड। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से ये कटेगा 5 टाइम्स और 2 से ये कटेगा 18 टाइम, मतलब कि 5/18 का फैक्टर आएगा। तो किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में चेंज करोगे तो उल्टा कर दिया करो, मतलब 18/5 से। अभी हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में है, जैसे हम इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये हमारा आंसर जाएगा किसमें किलोमीटर पर आर में। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं, 5 से ये कितने बार कट गया 100 टाइम्स, और 3 से ये कितने बार कट गया 6 टाइम्स। बताओ 6 इंटू 100 कितना हो गया 600। इसका मतलब आंसर आएगा 600 इंटू √3 माइनस 1 किलोमीटर पर आर, है ना। मीटर पर सेकंड में नहीं आएगा, किस में आएगा किलोमीटर पर आर में। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ तक की चीजें तो हम लोगों ने वहां पर भी पढ़ ली थी, मीटर पर सेकंड तक की, तो है ना। लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था ना, एक लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था वही बताया था 15 सेकंड के बाद में ना, मीटर पर सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड आया था, उसका आंसर यहाँ तक तो कर लिया था। लेकिन आज की क्लास में हमने जो स्पीड निकाली है वो किस में निकाली है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। और किलोमीटर पर आवर में निकालोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 18/5 से। बताइए फटाफट से जल्दी से, क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये तो हो गया ना, आ जाइए।
ये तो आपको करना है घर से, ठीक है, मैंने करवा दिया था लास्ट क्लास में। आज ये इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी कर लिया था, बराबर ऊंचाई के दो खंबे, लास्ट वाली क्लास में देख लेना। यहाँ पे देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, है ना। सॉल्यूशन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कहा गया, ए वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल ग्राउंड, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल मतलब पोल के टॉप से क्या बनाया जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और कहाँ पे बनाया जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बनाया जा रहा है टॉप ऑफ द टावर। इसका मतलब ये हुआ कि सर पोल की लेंथ तो कम होगी, क्योंकि पोल के टॉप से क्या बनाया जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और कहाँ पर बनाया जा रहा है, टावर के टॉप पर, ठीक है ना। ये कहा गया, ये टावर आ जाएगी हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये तो टावर हो गया और ये क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक है। और हमें पोल की लेंथ भी दी गई है, कितनी दी गई है, हाइट ऑफ पोल कितनी दी गई है, 10 मीटर। मतलब ये वाली डिस्टेंस दी गई है 10 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें पता लग गई। क्या पता लग गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। हमसे ये कहा गया है, जो ये पोल का टॉप है ना, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया है, किस पर, टावर के टॉप पर। और यहीं से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया गया है, लेकिन किस पर, फुट ऑफ द टावर पर, ठीक है ना, यहाँ पे टावर के आधार पर। अब देखते हैं यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन तो कितना बनाया हुआ है, सर एंगल ऑफ एलिवेशन तो बनाया हुआ है कितना, 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली बोल रहा है ना वो। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनाओगे, नीचे की तरफ बताओ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाओगे इस वर्टिकल लाइन से, तो सर ये दोनों के दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से बनते हैं। इसका मतलब यहाँ नहीं बनाना, आपको यहाँ बनाना है। और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब मुझे एक चीज़ समझाइए आप लोग, देखो ये कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। अब एक चीज़ बताओ यार, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये आपको उल्टा z दिखाई दे रहा है क्या, मतलब अल्टरनेट एंगल हो गए। मतलब ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री, है ना। चाहे सीधे z की बात करें, चाहे हम लोग उल्टे z की बात करें, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60। अल्टरनेट एंगल कहा जाता है इनको, है ना। ये वाला एंगल 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नाम दे देते हैं O A B C एंड D। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, देखो ये नीचे वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना OCD, इसकी बात करते हैं। ये वाला एंगल 30 है, तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर 60 डिग्री होगा। अब मुझे बताइए 30 के सामने वाली साइड कितनी है, 10 मीटर, तो 60 के सामने वाली साइड बड़ी होगी या छोटी, तो आप लोग कहोगे सर बड़ी होगी। और बड़ा करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 से, मतलब 10√3। अब मुझे एक चीज़ समझाओ यार, C से लेकर D तक की डिस्टेंस और B से लेकर O तक के डिस्टेंस क्या सेम है क्या दोनों, हाँ सर सेम है। मतलब ये 10√3 होगा तो ये भी कितना होने वाला है, 10√3, है ना। B से लेकर O तक भी कितना होने वाला है, 10√3। अब आगे चलते हैं। अब बताओ, अब इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, AOB की, है ना, इसकी बात कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ AOB में ये एंगल 60 है, ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो आप मुझे बताओ क्या 30 के सामने वाली साइड पता है क्या, हाँ सर OB की वैल्यू पता है, कितनी है, 10√3। तो क्या 60 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या 60 के सामने वाली की, हाँ सर निकाल सकते हैं, बड़ी होगी। और बड़ा करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 से। 10√3 तो था ही, इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से। अब मुझे बताओ A से लेकर B तक, √3 इंटू √3 कितना, 3, 3 इंटू 10 कितना, 30। मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, 30। ये डिस्टेंस आ गई 30। A से लेकर B तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 30। बताओ B से लेकर C तक की डिस्टेंस क्या 10 के इक्वल होगी क्या, O से लेकर D तक और B से लेकर C तक कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो यहाँ से देखो ये 10 मीटर हो गया और ऊपर वाला 30 मीटर हो गया। तो बताइए 30 + 10 कितना हो गया टोटल, सर ये हो गया हमारे पास में 40 मीटर। और हमसे यही तो पूछा गया था कि हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, द हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है। तो ये 30 A से लेकर B तक और B से लेकर C तक 10, तो 10 + 30 कितना आ गया, 40 मीटर। फटाफट से बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपका क्लियर है क्या। चलें आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलें, चलिए। हाँ जी देखिए अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 5 की। हमसे क्या कहा गया, जमीन पर स्थित एक बिंदु P का 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से, ठीक है, बनने वाला उन्नयन कोण 30 डिग्री है,
ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक टावर है ये लीजिए, और ग्राउंड पर एक पॉइंट पी मान लीजिए, है ना, पी पॉइंट मान लिया। अब ये जो टावर है इसकी लेंथ हमें दी गई है कितने, 10 मीटर टॉल। ये जो बिल्डिंग है इसकी लेंथ दी गई है 10 मीटर, ये लीजिए सर 10 मीटर। और यहाँ से इस पी पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप पर बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ये लीजिए 30 डिग्री बना दिया। फिर क्या कहा गया, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग पर है ना एक झंडा लगाया हुआ है ऐसा, ये लीजिए सर एक झंडा लगा दिया हमने, ठीक है, ये ऐसा झंडा बना दिया, ये लीजिए एक झंडा बना दिया। फिर क्या कहा गया, हमसे कहा गया है द होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। ठीक है, अब इस पॉइंट पी से, फ्रॉम पी का है ना, इस फ्लैग स्टाफ का जो टॉप पॉइंट है, मतलब इस झंडे का जो शिखर है, यहां से इस पी पर बनने वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया हुआ है हमें 45 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। ठीक है सर, अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, मतलब इस झंडे की लंबाई यहां से लेकर यहां तक की h मान लेता हूं, इस हाइट की वैल्यू पूछी गई है हमसे, ठीक है ना, ये पूछा गया हमसे। बताइए क्या आपके क्वेश्चन क्लियर है क्या, पहले तो फिर हम इसका सॉल्यूशन करने जाते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन क्लियर है, अगर क्वेश्चन क्लियर है तो सबसे पहले हम लोग इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, और इसको हमने नाम दे दिया एस। ठीक है, अब मुझे बताओ, सबसे पहले हम लोग इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं आर पी एस की। बताओ ये वाला एंगल कितना है 30, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60, ये लीजिए सर। फिर मुझे बताओ इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं क्यू पी एस की, है ना, इसकी बात करते हैं क्यू पी एस की बात करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए इस क्यू पी एस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मुझे बताओ ये वाला पूरा का पूरा एंगल कितना है 45 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर ये वाला एंगल भी कितना होने वाला है 45 डिग्री। कितना हो जाएगा ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा ना, 45 डिग्री हो जाएगा। अब फिर मुझे बताइए क्या आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या, मान लीजिए इसको मैं अगर ऐसे टेढ़ा कर देता हूं, ऐसे कर दिया मैंने, यहां पे एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है, और जैसे ही हम यहां से इसके नजदीक आ रहे हैं, इस टावर के नीचे नजदीक की तरफ आएंगे तो ये वाला एंगल हो गया कितना 60 डिग्री हो गया ना, ये वाला एंगल कितना हो गया हमारे पास में 60 डिग्री हो गया। ठीक है, जैसे हम इसके नजदीक आए 60 डिग्री। अब यहाँ से देखो आर से लेकर एस तक, ये आर था, इसको क्यों नाम दे दिया, यही तो झंडा था हमारे पास में, यही तो क्या था हमारे पास में, झंडा, झंडा ही तो था ये वाला, आर से लेकर क्यू तक था, ये झंडा था, हमें इसकी लेंथ बतानी थी। ठीक है, और ये वाली लेंथ कितनी दी गई है 10 मीटर, आर हो गया, और इसको हमने नाम दे दिया एस। बताओ क्या डायग्राम ऐसा समझ में आया कि ये वाला, बस हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ठीक है ना, ऐसे लगा हुआ था झंडा, हमने इसको ऐसे कर दिया, तो ये वाला डायग्राम तो हमारा पड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ 45 डिग्री और 60 डिग्री का जब एंगल बनता है तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो कितना बनता है, फटाफट से बता दीजिए जल्दी से, रेशियो कितना कितना बनेगा। सर ये रेशियो होता है हमारे पास में 1 रेशियो, बताओ कितना होता है √3 - 1, यही तो होता है रेशियो, है ना, बताया था ना इस क्लास में, यही होता है रेशियो। कितना हो जाएगा 1 रेशियो √3 - 1। इसका मतलब हमें इस आर से लेकर क्यू तक की वैल्यू चाहिए, एक 1 की वैल्यू दी गई है, हमें 1 की वैल्यू दी गई है, हमें √3 - 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे कर देता हूँ, सर 1 की वैल्यू दी गई है किसके बराबर 10 के बराबर, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है √3 - 1 की। कैसे निकालोगे, 10 डिवाइडेड बाई 1, ये तो नीचे आ जाएगा, और ये किस में आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो मल्टीप्लाई में आता है, 10 डिवाइडेड बाई 1, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो मल्टीप्लाई में 10 इंटू √3 - 1। ये लीजिए आ गया हमारा आंसर, हमें यही तो निकालना था, तो हमें ये निकालना था आर से लेकर क्यू, मतलब झंडे की लेंथ, मतलब √3 - 1 की वैल्यू निकालनी थी हमें। 1 की वैल्यू 10 के इक्वल, तो बताइए √3 - 1 की वैल्यू 10 इंटू √3 - 1, ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या, सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें एक चीज़ दी गई है, टेक √3 इक्वल कितना 1.732, तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 10 इंटू √3 की वैल्यू रख दीजिए कितना 1.732 माइनस में 1, तो यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू
0.732 और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 732। ठीक है, 732 और एक जीरो ये वाली लगा दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कितने नंबर्स के बाद में पॉइंट है, 1 2 3, ठीक है ना, तो 1 2 3 मतलब आंसर कितना आने वाला है 7.32 मीटर। कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। अब देखो अगर आपको ये रेशियो याद है, देखो डायग्राम देखना आना चाहिए हमें। ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, है ना, ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री। तो डायग्राम भी देखना आना चाहिए। जैसे आपने ये एंगल देखा सर 45 और 60, ये तो रेशियो याद किए थे सर हमने, है ना, कैसे याद किए थे, अब बस मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये 45 ये 60 डिग्री, क्यू से लेकर आर तक आओगे 45, आर से लेकर एस तक आओगे ये 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें रेशियो पता होना चाहिए, 60 और 45 का रेशियो कितना होता है 1:√3 - 1, 1 की वैल्यू किसके इक्वल 10 के, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है √3 - 1 की। फटाफट से बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है क्या, फिर हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये लीजिए सॉल्यूशन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया, हमसे कहा गया TF एक टावर है जिसका F बिंदु जमीन पर स्थित है। ये लीजिए, ये एक टावर बना दी T और F, इसका ये वाला पॉइंट F जमीन पर है। यदि बिंदु A से T का उन्नयन कोण है, ठीक है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम A इज x डिग्री, मतलब कोई भी एक पॉइंट A है यहाँ से और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है T पॉइंट पर, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर बनेगा और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है सर, ये वाला एंगल दिया हुआ है x, है ना, x डिग्री दिया हुआ है। और हमसे कहा गया है कि tan x की वैल्यू दी गई है 2/5, tan x की वैल्यू दी गई है 2/5, ठीक है। बताओ tan क्या होता है सर, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस हो गया, ठीक है सर। फिर क्या कहा गया है, और f की वैल्यू दी गई है हमें, ये जो s से लेकर f है वो कितना दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है। एक दूसरे बिंदु B से T का उन्नयन कोण y डिग्री है ना, हाँ ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम ए नियरर पॉइंट B, ठीक है ना, इज y डिग्री विथ BF इक्वल 80 मीटर। अब देखो AF 200 मीटर दिया हुआ है, BF 80 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब BF के नजदीक होगा क्योंकि 80 दिया हुआ है, 200 मीटर तो पूरा कंप्लीट है और B इसको नाम दे दिया हमने B से लेकर F तक ये कितना दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है हमें y, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि y की वैल्यू कितनी होगी। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल कितना होगा। अगर आप इसकी हाइट निकाल लेते हो ना, सबसे पहले आप इसकी हाइट निकाल लिया करो ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी दोनों एंगल्स नहीं दिए गए ना, आप पहले हाइट निकाल लो, उसके बाद में y की बात करेंगे। अब हाइट कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले ट्राइंगल की बात करते हैं ATF की। इन ट्राइंगल ATF, है ना, इसकी बात करते हैं। तो यहां से देखो tan x मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप लोग कहोगे कि सर tan x आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, लंब बटा आधार। अब tan x परपेंडिकुलर तो क्या हो गया h, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, है ना, और बेस कितना होगा सर, बेस ये नीचे वाला हो जाएगा, है ना, बेस ही हो जाएगा नीचे वाला आधार, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है h और बेस कितना लिखा हुआ है 200, h/200। अब बताओ क्या क्वेश्चन में tan x की वैल्यू गिवन है क्या 2/5, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए tan x की वैल्यू 2/5 इक्वल h/200। ये लीजिए 5 से कैंसिल आउट कर लीजिए 200 को, कितने टाइम्स 5 4 = 20 और ये 0, ये 40 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 के पास आएगा, मतलब h की वैल्यू कितनी आने वाली है सर, h की वैल्यू आने वाली है हमारे पास में 80। अब जैसे ही h की वैल्यू 80 आ गई, ठीक है ना, ये 80 आ गया। अब इस वाले ट्राइंगल को देखो TFB को, मुझे बताओ ये वाली साइड भी 80 है और ये वाली साइड भी 80 है, क्या दोनों साइड्स इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो मुझे बताओ क्या ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे क्या। अब ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है ना, अब इन दोनों एंगल्स का समेशन भी, इन दोनों का योगफल भी कितना होगा 90 होगा, दोनों का योगफल भी। इस 90 को हमें दो इक्वल पार्ट में बांटना है, तो कितना आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब सर ये वाला एंगल भी 45 होगा और ये वाला एंगल भी कितना होने वाला है 45 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि
इसके सामने वाली साइड भी 80 है और इसके सामने वाली साइड भी कितनी आ गई हमारे पास में 80 आ गई। इसका मतलब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास में 45 डिग्री के। तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है 45 डिग्री। बताइए फटाफट से जल्दी से, क्या ये क्वेश्चन आप लोग के समझ में आ चुका है क्या? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। साइन एक्स, क्या बोल दिया, साइन एक्स की बात कर ली। देखो साइन एक्स क्या होता है यार, पहले तो एक चीज़ को समझ लीजिए कि साइन एक्स होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, अब बताओ थीटा के सामने वाली वैल्यू क्या कहेंगे, इसको साइड को परपेंडिकुलर या फिर लंब, है ना। नीचे वाली साइड को क्या कहेंगे, बेस या फिर क्या कहेंगे, आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग क्या नाम देंगे, सर हाइपोटेनियस या फिर क्या कहेंगे इसको, कर्ण। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि लंब बटा आधार, है ना। कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा हो, कॉट थीटा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि आधार बटा लंब। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपने याद कर लिए। एक तीसरा और याद कर लीजिए, तीसरा होता है आपके सामने जो क्वेश्चन आ चुका है, साइन थीटा, है ना। वैसे तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब इनको अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल, लेकिन अभी थोड़ा सा यूज आ गया तो आप देख लीजिए। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसमें यूज आ रहा है इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अब अगर इसमें इसका कहीं यूज होगा तो देख लेंगे इसका, ठीक है ना। वैसे ये होता है साइन थीटा। अब देख लेते हैं, दो टावर ए और बी की ऊंचाई है 45 और 15, है ना। तो ये लीजिए, मैं दो टावर बना देता हूँ। एक तो मैंने ये छोटी वाली टावर बना दी, ये लीजिए, और एक मैंने ये बड़ी वाली टावर बना दी। और ये थोड़ा सा टेढ़ी चली गई, ये लीजिए, है ना। ये वाली ए टावर हो गई और इस वाली टावर को हमने नाम दे दिया बी टावर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। ये ए टावर हो गई और ये सीधी वाली टावर हमारे पास में कौन सी टावर हो गई, बी टावर हो गई। फिर क्या कहा गया, ए और बी की हाइट कितनी दी गई है 45 मीटर। अच्छा, ए की हाइट मतलब इसको ए नाम दोगे, बड़ी वाली टावर को ए नाम दोगे, और ये कितना दिया हुआ है 45 मीटर, ठीक है। और ये जो छोटी वाली है इसको क्या नाम दोगे 15 मीटर, मतलब ये वाली हाइट हो गई 15 मीटर। बी वाली जो टावर है उसकी हाइट हो गई 15 मीटर। बी के आधार बिंदु से, अब बी का आधार बिंदु मतलब नीचे वाला पॉइंट ये होगा, आधार बिंदु इसको कहते हैं, और शीर्ष बिंदु टॉप वाले पॉइंट को। बी के आधार बिंदु से ए के शीर्ष का, अब ए का शीर्ष मतलब कि ए का टॉप पॉइंट ये हो गया, बी के आधार बिंदु से मतलब यहां से ए के शीर्ष पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये लीजिए 60 डिग्री। फिर क्या कहा गया, ए के आधार बिंदु से मतलब ए का बेस पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला हो गया ए का आधार बिंदु, बी के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये में दिया हुआ है कितना, एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, साइन एक्स की वैल्यू पूछी गई है। चलो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं यार। इसको नाम दे दीजिए ओ, फिर इसको नाम दे दीजिए सी, फिर इसको नाम दे दीजिए डी, और फिर इसको नाम दे दीजिए ई, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल में ओ डी सी में। आप मुझे बताओ ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, तो आप लोग कहोगे सर ये 30 डिग्री हो गया ना। अब बताओ 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है 45, तो इस 30 डिग्री के सामने वाली साइड छोटी होगी या बड़ी होगी, तो आप लोग कहोगे सर छोटी होगी, है ना, क्योंकि एंगल भी तो छोटा है ना। और एंगल छोटा है तो बताओ छोटा करने के लिए √3 से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई, तो आप लोग कहोगे सर √3 से डिवाइड कर देंगे ना। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या यार, √3 से नीचे डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे इसको ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं क्या, तो √3 इंटू √3 कितना 3, और 3 से ये 45 कितने टाइम्स कटेगा 15 टाइम्स। इसका मतलब डी से लेकर सी तक की डिस्टेंस आ गई 15√3, आ गई ना 15√3। अब आ जाइए, अब इसकी बात करते हैं ट्राइंगल ई डी सी की, है ना, ई डी सी की बात करते हैं। तो यहां से देखो कुछ दिखाई दे रहा है क्या, ये 15 और ये 15√3, √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 से मल्टीप्लाई का मतलब ये वाली साइड बड़ी होगी, है ना, और ये वाली साइड छोटी होगी। ये 15 आ गया और ये 15√3 आ गया। इसका मतलब सर ये साइड बड़ी है तो बड़ी वाली साइड के सामने वाला जो एंगल होगा ये बड़ा होगा। अब बताओ बड़ा मतलब 60 होगा या 30, क्योंकि √3 का फैक्टर है तो या तो 30 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री होगा। इसका मतलब सर ये वाला एंगल 60 होगा। अगर ये वाला एंगल 60 होगा तो ये जो x होगा ये 60 होगा, तो ये वाला जो x आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री। कितना आने वाला है 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री आ जाएगा। अब मुझे बताओ आपसे पूछा गया है साइन x की वैल्यू, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 30, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है
1/2। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो टेबल याद करेंगे, वहाँ से साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग याद करेंगे, और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन जाने वाला है हमारे पास में, बी ऑप्शन जाने वाला है। ठीक है, बताइए क्या आप लोगों के ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया क्या? बस यहाँ पे 15 था और यहाँ पे 15 अंडर रूट 3 था। अब रूट 3 से मल्टीप्लाई मतलब साइड बड़ी होगी, और साइड बड़ी होगी तो साइड बड़ी के सामने वाला जो एंगल होगा वो भी बड़ा होगा, और बड़ी का मतलब 30 होगा या 60 होगा, मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अगर ये 60 होगा तो ध्यान रखना ये वाला एंगल कितना होगा 30, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ई डी सी की, है ना। 30 डिग्री हो गया तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आने वाली है 1/2। बताइए यहाँ तक की चीजें क्लियर है क्या? तो हम आगे चलते हैं, चले चलिए। चलो ये वाला क्वेश्चन तो हो ही गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। परछाई की लंबाई 50 मीटर कम। ये तो कर लोगे आप लोग, है ना, ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये वही सारी चीजें। देखो मैंने आपसे कहा था ये वाला एंगल कितना 45 डिग्री, ये वाला एंगल कितना 30। मैंने आपसे कहा छाया की लंबाई बढ़ा दे या कम कर दे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस दी है, और डिस्टेंस कितनी दी गई है, टावर की ऊंचाई कितनी दी गई है 50, और हमसे पूछा गया है एक्स का मान। परछाई की लंबाई एक्स मीटर कम हो जाती है, मतलब ये एक्स दिया हुआ है ना, एक्स दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू पूछी गई है। बताओ क्या रेशियो से फाइंड कर लोगे क्या? रेशियो से कर लेना, वरना अभी अभी एक चीज बताई थी आपको, डी बराबर एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस का कॉट थीटा 2, ये भी तो बताया था। एक्स का मतलब डी तो हो गया ये नीचे वाली डिस्टेंस, मतलब एक्स, एच की वैल्यू कितनी है 50, कॉट थीटा 1 छोटा एंगल का मतलब 30 डिग्री, माइनस कॉट थीटा टू का मतलब बड़ा एंगल, मतलब कितना 45 डिग्री। बस एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखोगे सर, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू, सर कॉट 45 डिग्री की वैल्यू, सर कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सर ये बता दीजिए हमें। कॉट 45 डिग्री 1, ये लो याद हो गया, ईजी है, कितना ईजी। कॉट 30 डिग्री होता है अंडर रूट 3, ये लो, और कॉट 60 इसका जस्ट उल्टा कर दो रूट 3 का, कितना हो गया 1/√3। बस इतना सा काम करना है, यहाँ पे वैल्यूज डाल दीजिए, ये हो गया 50, कॉट 30 की वैल्यू कितनी रखोगे √3, और कॉट 45 की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आएगा 50 इंटू अंडर रूट 3 - 1। ये भी लगा सकते हो आप फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो तो आप रेशियो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। रेशियो मेथड कैसे लगाओगे, मैंने आपको बताया था 30-40 आएगा, तो रेशियो कितना होता है सर, ये वाला रेशियो 1 होता है, और ये वाला रेशियो कितना होता है √3 - 1, है ना, ये बताया था मैंने आपको। अब मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी सी के, है ना, ये वाला एंगल 45 है, तो ये भी कितना हो गया 45, इस 45 के सामने वाली साइड 50 है, तो बताओ इस 45 के सामने वाली साइड भी कितनी होगी 50। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इस 1 की वैल्यू 50 के इक्वल आएगी क्या, क्योंकि बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस आ गई, मतलब सर एक की वैल्यू दी गई है किसके इक्वल 50 के बराबर, एक की वैल्यू 50 के इक्वल, तो हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए एक्स की, एक्स का मतलब √3 - 1 की, तो सर हमें √3 - 1 की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालोगे, 50 बाय ये डिवाइड में आएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आंसर कितना आने वाला है 50 इंटू अंडर रूट 3 - 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए फटाफट से बताओ क्या आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या आप लोग के, बताइए जल्दी से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 वर्गाकार, अरे ये तो करवा दिया यार, अच्छा क्वेश्चन भी है, और ये मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में करवाया था। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार ले लिए मैंने स्लाइड के अंदर, ठीक है ना, इस वजह से। ठीक है, अब वो रिपीट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन करवा दिया तो आप लोग देख लेना लास्ट वाली क्लास में। चलो स्लाइड एंड हो चुकी है, ठीक है, यहाँ तक कि आप लोगों की क्लास हो गई, कितने पार्ट हो गए 3 पार्ट हो गए। ठीक है, अभी इसके 2 पार्ट और लेके आऊँगा, ठीक है ना, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, एसएससी की बात कर लो, सीजीएल प्री प्लस मेंस दोनों लेवल कवर हो चुका है, हर एक टॉपिक को ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आप कोई भी और भी एग्जाम देते हो, सीएचएसएल दे लो या फिर और भी अदर स्टेट लेवल के एग्जाम, जैसे एलडीसी का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, उसमें भी ये वाला टॉपिक पूछा जाता है आपका, हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ठीक है ना। रेलवे की बात करें तो भी पूछा जाएगा, तो आप बस ये 4-5 पार्ट कंप्लीट देख लेना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस इनको इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, आज की क्लास यहीं पर और करते हैं, ठीक है ना, बाकी बातें फिर हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, है ना, पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।